वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29 और 30 इन सब से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने अनुच्छेद 28 तक को समझ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर आरओ का री एग्जाम हो गया, यूपीपीसीएस हो गया या फिर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो पॉलिटी आप कंप्लीट फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए अनुच्छेद 29 और 30 यहाँ पर है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए आपने पीछे देखा था अनुच्छेद 14 से 18, यहाँ पर क्या रखा गया था? समानता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार था। फिर 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार था, है ना। 25 से 28 तक रखा गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपने ये देखिए 4 तरीके के हो गए। अब यहाँ पर 5वां क्या है? संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 में एक ग्रुपिंग भी आपको याद होना चाहिए। कई बार ना ऐसे मैच करने के लिए आ जाता है। देखिए समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण है और ये क्या था? धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार। अब संस्कृति और शिक्षा जो है इससे संबंधित अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो 29-30 आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद 31 में रखा गया था जो संपत्ति संबंधित अधिकार है उसे हटा दिया गया और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का उपचार। देखिए अब यहाँ पर अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 में कहा गया अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति इन सब का संरक्षण कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अल्पसंख्यक है कौन? ये भी तो पता होना चाहिए भाई। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति ये सब बचाएंगे ठीक है, लेकिन है कौन अल्पसंख्यक? तो जिस धर्म को मानने वाले 50% से कम है वही अल्पसंख्यक होगा। देखिए संविधान में ये शब्द नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक शब्द संविधान में रखा गया। एक केस हुआ था टीएम पाई वाद, टीएम पाई वर्सेस कर्नाटक राज्य 2002 में केस हुआ था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि जिस धर्म को मानने वाले 50% से कम है वही अल्पसंख्यक है। ये धर्म और भाषा दोनों के आधार पर हो सकते हैं। देखिए जैसे भारत की बात करें तो भारत में हिंदू 50% से ज़्यादा है ओवरऑल। जैसे अगर आप ओवरऑल देखिए, जैसे मान के चलिए ये पूरा भारत है, ऐसे मैं बना रहा हूँ, तो इसमें 50% से ज़्यादा क्या है? हिंदू है। तो फिर यहाँ पर हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है, अधिक है। लेकिन अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी प्रश्न खड़ा होता है, जैसे भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन उनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि जब ओवरऑल देखा जाता है तो ये कम ही है। भारत में कितने अल्पसंख्यक है तो इसके बारे में याद रखिए। जैसे देखिए मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है ना, बौद्ध अल्पसंख्यक है, इसके बाद पर्शियन अल्पसंख्यक है। तो ये सब भारत में अल्पसंख्यक है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। अब आगे यहाँ पर दिया अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बताया गया शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। 30(2) में कहा गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान को राज्य सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पे राज्य आनाकानी करेगा कि नहीं हम तुमको नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वित्त पोषित संस्थान हो तो किसी के भी दाखिला पर रोक नहीं होगा। वित्त पोषित संस्थान जैसे देखिए यहाँ पे बीएचयू नाम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे वित्त पोषित है, मतलब राज्य इसको वित्त दे रहा है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें हिंदू भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें हिंदू नहीं पढ़ सकते, आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें राज्य इसको वित्त दे रहा है, तो किसी के दाखिले पर कोई रोक टोक नहीं होगा। अब अनुच्छेद 32 की बात करते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय का है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। एक चीज और यहाँ पे आपने देखा होगा उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया। किसने कहा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए ये अब एक तरीके से आपके अधिकार है, लेकिन अगर क्या हो जाए इनका हनन हो तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया मौलिक अधिकार छीनने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अर्थात उसे आवेदन का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको रेमेडीज देगा। रेमेडीज मतलब उसका उपचार किया जाएगा। तो रेमेडी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। रिट जारी करेगा। रिट एक तरीके का आदेश होता है। ये आदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आदेश कुल 5 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है तो अनुच्छेद 32 के तहत,
और हाई कोर्ट अगर कभी पूछेगा तो 226 के तहत, ये याद रखिए। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है 32 के तहत रिट जारी करते हैं, हाई कोर्ट 226 के तहत। रिट 5 प्रकार के होते हैं, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस, परमादेश, प्रोहिबिशन ये होता है प्रतिषेध, सर्टियरी ये उत्प्रेषण, क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। इसमें देखिए जो ये दो हैं प्रोहिबिशन और सर्टियरी, ये जुडिशियल रिट होता है, ये कोर्ट के खिलाफ जारी किया जाता है। जो हायर कोर्ट होते हैं या अपर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स के खिलाफ जारी करते हैं। बाकी ये सब मतलब किसी भी सरकारी संस्था के खिलाफ जारी किया जा सकता है। आपने एक मूवी देखा होगा सूर्या की है जय भीम, आपने ये मूवी देखा होगा। इस मूवी में क्या किया जाता है, सूर्या जो है वो हैबियस कार्पस दायर करता है कोर्ट में। हैबियस कार्पस किस लिए दायर करता है, वो जिन कैदियों को पकड़ा गया था, कैदी कहने का मतलब है कि जो सपेरे थे उन्हें पकड़ा गया था, तो उन्हें प्रत्यक्ष उनके शरीर को लाने के लिए हैबियस कार्पस दायर किया जाता है। तो इन सबको विस्तार से समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए हैबियस कार्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर पेश करना, जीवित या मृत जिस दशा में उसे उस दशा में पेश किया। जैसे मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है ना, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको कहाँ ले गई पता ही नहीं चला। अब वो भाग गया फिर कुछ भी है, मतलब जहाँ भी है जैसी भी दशा में सशरीर उसे पेश किया जाए, यही होता है हैबियस कार्पस। आ गया परमादेश। परमादेश क्या होता है, इसको कहते हैं सुप्रीम ऑर्डर। सुप्रीम ऑर्डर का मतलब कोर्ट सरकार को आदेश देता है, सदैव सरकारी संस्था के खिलाफ जारी होता है। अब कुछ अपवाद इसमें से राष्ट्रपति के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। तो परमादेश का मतलब ये होता है कि एक आदेश होता है, सुप्रीम ऑर्डर होता है। प्रोहिबिशन ये होता है मतलब प्रतिषेध। देखिए हायर कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट के लिए जारी करता है सुनवाई रोकने के लिए। जैसे मान के चलिए कोई सुनवाई चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोहिबिशन जारी होने का मतलब है कि सुनवाई तुरंत रोक दिया जाए। अब सर्टियरी को भी थोड़ा समझ लीजिए। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी करेगा, लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, सिर्फ सुनवाई रोकने की बात है। और यहाँ पर कहेगा कि सुनवाई रोकिए और जो मामला है वो अपर केस में ट्रांसफर कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया भी है कि सुनवाई रोक दिया जाए और अपर केस के पास उसे भेज दिया जाए। क्यू वारंटो क्या होता है, क्यू वारंटो होता है कि लोक सेवक के विरुद्ध जो गैर कानूनी तरीके से पद पर है, मतलब किसी भी प्रकार से उसने क्या किया है, छल किया है और उसने अपने पोस्ट को प्राप्त किया है, तो उसके खिलाफ ये जारी किया जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट बताया भी गया कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, ये जरूर याद रखिएगा। आगे अनुच्छेद 33। अब देखिए आपने जब ग्रुपिंग किया था तो आपने 14 से 18 की ग्रुपिंग की, इसके बाद 19 से 22 की ग्रुपिंग हो गई, फिर इस 19 के बाद 23 और 24 की ग्रुपिंग हो गई, 23-24 के बाद आपने 25 से 28 तक की ग्रुपिंग कर दी, फिर इसके बाद 29 और 30 रहा, फिर 31 हो गया और 32 हो गया, 31 को भी समाप्त कर दिया गया। तो 6 मूल अधिकार हो गए। लेकिन ये जो 33, 34, 35 है ये क्या है, तो यहाँ पर दिया गया। देखिए जो 33 है ये कहता है संसद के पास शक्ति है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब जैसे समझिए आपने जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े, अब अगर जैसे पुलिस का कोई आदमी है, आर्मी का कोई आदमी वो कहे कि नहीं हम भी इसी प्रकार के अधिकार लेंगे, तो फिर नहीं चल पाएगा। तो संसद क्या करती है, इन पर रोक लगाती है। तो इन पर अब कौन से अधिकार लागू होंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया अनुच्छेद 34 में जो सेना विधि है ये लागू होगा। आर्मी एक्ट 1950 में है, नेवी एक्ट 1950 में है, एयरफोर्स एक्ट 1950 में है, द्वारा इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 35 यहाँ पर है, मौलिक अधिकार संबंधित विधि बनाने की जो शक्ति है सिर्फ संसद के पास है, ये याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल के पास कोई शक्ति नहीं। अब जैसे मान के चलिए जैसे सरकार, अब मान लीजिए मोदी है ना, मोदी सरकार चाहे तो इसमें नियम बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में, जैसे अभी वर्तमान में तो नहीं है, अब केजरीवाल की सरकार थी, अगर केजरीवाल चाहते तो क्या इस पर कानून बना सकते थे, नहीं बना सकते। अगर ममता बनर्जी चाहे तो बना सकते, नहीं बना सकती, क्योंकि ये सब राज्य सरकार है, ये राज्य विधानमंडल, तो यहाँ पे नहीं बना पाएगा। मौलिक अधिकारों संबंधित कोई भी कानून है ये कौन बनाएगा, ये हमेशा बनाएगा केंद्र सरकार मतलब संसद के पास। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से मौलिक अधिकार को डन कर लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग DPSP को स्टार्ट करेंगे। DPSP भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप पूरी पॉलिटी एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से फ्री में पढ़ सकते हैं। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।